नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता असगर अंसारी जी हैं। हम उनसे जानते हैं पूरा परिचय और उसके बाद में हम यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप लोगों तक रूबरू कराएंगे असगर अंसारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्रीमान यशवी होम के पत्रकार महोदय। मुझे खुशी है कि आपने अपने चैनल पे मुझको बोलने का मौका दिया। और मेरा नाम असगर अंसारी है। मैं प्रदेश सचिव हूं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा में और प्रभारी बनाया गया हूं बाबागंज विधानसभा और विधानसभा पट्टिका में अपने संगठन प्रदेश की तरफ से। जी जी। और हम लोग निरंतर कोशिश करके प्रयास करके मेहनत कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित एक एक प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के निशान पर जीत करके उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पहुंचे और हम अपनी सरकार सुचारू रूप से बना सकें। और सर, जैसे कि अभी काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से ये आ रहा है, योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ रहा है बड़े बड़े कि आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी या परिवारवादी पार्टी के नाम से भी घोषित कह रहे हैं, गुंडे की पार्टी कह रहे हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि माननीय योगी जी के ऊपर खुद कितने मुकदमे थे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है। वो भारत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपने ऊपर दर्ज किए हुए मुकदमे, जिसने गंभीर धाराओं के भी मुकदमे थे, उन्होंने खुद से वापस लिए। दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना जिसके ऊपर तमाम क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले दर्ज थे और उन्होंने अपने मुकदमे खुद वापस लिए। शर्म की बात है। और रही बात परिवारवाद की, परिवारवाद की कोई बात नहीं है। बात ये होती है प्रतिभाओं को दबाना बड़ा मुश्किल होता है श्रीमान जी। अब परिवारवाद की बात जाते हैं तो बीजेपी में बहुत बड़ा परिवारवाद है। बीजेपी में आप देख लीजिए, यहाँ के श्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके पुत्र स्वयं प्रत्याशी हैं। तो परिवारवाद का मतलब ये सब भटकाने की बात है। बीजेपी वाले खाली मुद्दों से भटका करके ये सब अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जैसे कि अभी वो कह रहे हैं कि मतलब परिवारवाद क्या मतलब, ये अच्छा, आप इसको अच्छा दर्जा देते हैं या गलत साबित करते हैं? कैसे मतलब इसको? नहीं, परिवारवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। परिवारवाद निश्चित रूप से बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आपके परिवार में आप दो भाई हो और एक भाई आईएएस होता है, फिर दूसरा भी क्वालिफाई करता है आईएएस, तो उसमें गलत क्या बात है? वो कहाँ, वहाँ तो आप परिवारवाद नहीं लाते। वो तो उसकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है। जिस तरह से व्यापारी के यहाँ व्यापारी बेटा पैदा होता है तो नेता के यहाँ नेता ही पैदा होगा। ये तो गलत बात है। अनाप शनाप बात करना गलत बात है। क्या मतलब है इस चीज़ का कि परिवारवाद? अरे जिसके अंदर जो प्रतिभा वो खुलकर सामने आएगी जी। और दूसरा, जो ये अभी हिजाब का बात चल रहा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पे हिजाब का मुद्दा, क्योंकि आप एक मुसलमान समुदाय से आप आते हैं, तो मतलब हिजाब में आप क्या देख रहे हैं? मतलब देखिए, हिजाब भारतीय संस्कृति में और ख़ास करके इस्लामी संस्कृति का एक पहनावा है। पर्दा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। और श्रीमान जी, आपके यहाँ भी बताया गया है कि धन और स्त्री और भोजन ये पर्दे की चीज़ है। आप भी सहमत होंगे। तो हम अगर हमारे संस्कार में है कि हमारे बच्चे पर्दा करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और रही बात हिजाब पे, आज आप सवाल उठा रहे हो, कल आप ये कहोगे कि जो बच्चियां जीन्स पहनती हैं उनको जीन्स ना पहनने दिया जाए। कल आप कहोगे कि अरे वो खड़ाऊ पहन करके चलो। तो हम पाषाण युग में नहीं जी रहे हैं, हम आज के आधुनिक युग में जी रहे हैं। आज का भारत जो है डेवलप कर रहा है। आज हमारे लोग चांद पर गए हैं, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास मिसाइल है। आधुनिक युग की पहचान है। पहनावे से इनका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इनको बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं, एक यहाँ आपको मैं रोकूंगा, क्योंकि देखिए हिजाब, उनका कहना है कि जो स्कूल में आप अगर उस तरीके का ड्रेस पहन के जाएंगी, क्योंकि जब तक मतलब स्कूल का एक ये होता है कि ड्रेसेस सभी को एक समान देखा जाए, वहाँ पर जाति और भेदभाव ऐसा ना हो, तो ऐसे में हिजाब मतलब, अरे हम कह रहे हैं ड्रेस कोड लागू हो रहा है ना, तो उस विद्यालय को चाहिए कि उस ड्रेस के कलर का उनको हिसाब दे। भाई आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आपके पास पूरा उस बच्ची का परिचय है ना, उसके गार्जियन से आप जुड़े हुए हो ना, तो आपको हिजाब से क्या परेशानी है? वो आतंकवादी तो नहीं है ना। वो तो हिजाब पहन के अपने आप को पर्दे में रख करके आ रही, तो उसमें गुनाह क्या है उसका? ये मुद्दे बनाने के बजाय उत्तर प्रदेश की सरकार
या जो कि बीजेपी के लोग हैं, उनको चाहिए कि जनता के मुद्दों को उठाए, जनता के मुद्दों को पर काम करे, जनता के नौजवानों की रोजगार की बात करे, आम जनजीवन जो महंगा हो गया उसको सस्ता करने की बात करे, मुद्दे ना बनाए। बीजेपी वाले सिर्फ मुद्दा बनाते हैं, काम नहीं करते। और आपसे एक लास्ट सवाल, और ये वो उनका एक नारा और चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ऐसा मतलब ये राम को ये बीजेपी वाले मतलब। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हमारे हर धर्म को स्वीकार्य हैं जी। हम सब सम्मान से आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को मानते हैं। जाहिर है सभी धर्मों के लोग उनका सम्मान करते हैं। एक बात बताइए मित्र, क्या आप अपने पिताजी को ला सकते हैं? अगर आप अपने पिताजी को स्वयं नहीं ला सकते, आपके पिताजी ने आपको पैदा किया, पाला पोसा बड़ा किया, वो तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं, उनको लाना कितना अप्रासंगिक बात है, कितनी बुरी बात है। शर्म करना चाहिए कि हम राम को लाने का दावा कर रहे हैं। राम के हम वंशज हैं, हम राम के आगे नतमस्तक होते हैं, तो हमारी क्या औकात है, एक इंसान की क्या औकात है कि आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लाएगा? ये बहुत ही हास्यास्पद इन लोगों का नारा है और इनको शर्म करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनको इनकी सजा देंगे और उनकी सजा मिल रही, इसीलिए उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और उसके बाद में कहीं 2022 में जो यह विधानसभा का चुनाव है, यह इनके जो मुद्दे थे, राशन दिए, राशन कितने आप देख रहे हैं? राशन, अरे क्या राशन यार, हमको रोजगार दो ना, हमको भिखारी बना दिया आपने। 5 किलो राशन पे हमको डिपेंड कर दिया। हमारे युवा घर में बैठे मक्खी मार रहे हैं, कहीं मछली मारने जा रहे हैं, कहीं ताश खेल रहे हैं, कहीं जुआ खेल रहे हैं, कहीं लूडो खेल रहे हैं। आपने उनका भविष्य खत्म कर दिया। जो किसानों को सम्मान के रूप में उनको पैसा दे रहे हैं, 1500 रुपया, ऐसे कुछ किसानों को मिल रहा है। बीजेपी की एक प्रकार से दी गई रकम ये जो है रिश्वत के तौर पे है, ये भटकाने के लिए, चुनाव के समय वोट खरीदने के लिए। आप मुझसे ये बताओ महोदय, पत्रकार महोदय, कि जब हमको 1 रुपए की चीज़ ये 10 रुपए में बेच रहे हैं, हम उस 1 रुपए की चीज़ को महीने में 30 रुपए खर्च करते थे, आज वो खर्चा मेरा 300 रुपया हो गया। यानी इन्होंने मुझसे 270 रुपया ज़्यादा लिया, तो 270 रुपया ज़्यादा लेकर के 2 रुपये हमको दे रहे हैं, तो मेरा जूता मेरा ही सर। तो जनता का जूता जनता के सर मार रहे हैं, जनता से लूट रहे हैं और उसी में थोड़ा सा दे रहे हैं। ये तो जनता के साथ कहीं ना कहीं आपका कहना है कि गुजरात जो बिजनेस के तौर पे जाना जाता है कि गुजरात के लोग बड़ा बिजनेसमैन होते हैं, उस तरीके से बिजनेस के नज़रिए से सरकार चला रहे हैं क्या? एकदम हमारे देश को चलाने वाले जनता के दुख दर्द को नहीं पहचान रहे हैं। उनको खाली लेन देन आता है, उनको खाली ये आता है कि उनके ऊपर उनका फ़ायदा कहाँ होगा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और निश्चित रूप से उन उद्योगपतियों ने भाजपा सरकार को, भाजपा की टीम को हाईजैक कर लिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा, और देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में बैंक का पैसा बाहर भागते जा रहा है, बैंक लूटती जा रही हैं। कोई प्राइवेट संस्थाएं जो इंश्योरेंस, LIC, सहारा, पल्स, PLS, ये सब जो पैसा नहीं दे पा रही हैं गरीबों से, पैसा उनके खून पसीने का जो पैसा इनकी सरकार में पहले से जमा कर रहे थे लोग, और इनकी सरकार में किसी को मिल नहीं रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? एक बात बताइए श्रीमान जी, मैंने दुकान रखी, आपसे कर्ज लिया और कर्ज का इतना ब्याज आपने हमसे ले लिया, और नतीजा ये हुआ कि जो उद्योगपति हैं सब इन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने जो 10,000 करोड़ लूटा है तो 5,000 करोड़ बीजेपी के फंड में दे दिया। तो देने के बाद में उनका आत्मबल बढ़ा, उन्होंने खूब देश को लूटा, हमारी बैंकों को लूटा और लूट करके भगाया उनको, इन्होंने भगाया, भाजपा वालों ने भगा दिया। बात आइए, बताइए, मेरे देश में भाजपा की सरकार है, ला है, सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो इनके पास है, तो कैसे कोई भाग जाता है? इसका मतलब है कि बीजेपी के लोगों का भगाने में हाथ है, तो उन्होंने भगाया उनको, और भगाने के बाद में वो भाग भी गए और उनको पता। अब एक मामूली सा आपके ऊपर उदाहरण दे रहा हूं, मामूली सी घटना कर देते हैं अगर आप, तो आप कहीं के नहीं होते। आपके घर पे पुलिस जाएगी, गरीब आदमी है तो आपको तोड़ फोड़ करेगी, जूतों से मारेगी, लातों से मारेगी। तो इतना बड़ा अपराधी कैसे देश छोड़ करके भाग जाता? निश्चित रूप से बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं, और बीजेपी के लोग घोटाले में शामिल थे और उनकी सह पर वो घोटाला किया और देश छोड़कर फरार हो गए। और सर, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना की अभी जो उथल पुथल चल रही है, नवाब मलिक को जेल में ED के गिरफ्त में लेकर के, उनका मतलब क्या, किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ED जो है तो सरकारी संस्था जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे पहले पालतू तोते की हैसियत से, जैसे हम एक रट्टू तोता अपने पिंजड़े में रखते हैं, तो वो तोता क्या करता है,
वो तोता ये करता है कि जो हम कहेंगे मिट्ठू तो वो मिट्ठू ही बोलेगा। तो बीजेपी के लोगों ने ईडी को मिट्ठू की तरह पाल लिया है और मिट्ठू से जब जो चाहते हैं वो करवाते हैं। इसके पहले भी तमाम मामले हुए जहां कोई खुलासा नहीं हुआ। बहुत सारे निर्दोष लोगों को इन्होंने ईडी के जरिए फंसाने का काम किया, और चुनाव के समय ही क्यों फंसाया जाए। टाइमिंग पे आप पत्रकार महोदय बताइए, टाइमिंग ऐसी कि चुनाव चल रहा है, इनको लगा रहा है कि यार चलो नवाब मलिक को, अरे नवाब मलिक मंत्री हैं, वहां की सरकार ने तो काम नहीं हटाएंगे, दम है तो आप उनको करिए ना, उनको हटवाई नहीं करें, क्योंकि ईडी इनकी अपनी निजी एक प्राइवेट संस्था हो गई है, उसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके लिए आने वाले दिनों में इनके लिए भी खतरनाक होगा। और एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप कुछ संदेशा छोड़ना चाहेंगे जनता तक? एसबी होम न्यूज़ जिस तरह से समाज में सक्रिय है, जन समस्याओं को लेकर के आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप निरंतर खेत खलिहान से लेके गांव किसान मजदूरों की, दलितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। मेरी शुभकामना एसबी न्यूज़ को है, और मैं निश्चित ही तमाम लोगों से एक अपील करूंगा कि आप लोग एसबी न्यूज़ को देखें, क्योंकि इनकी खबरों में सच्चाई होती है, हकीकत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आपको एसबी होम न्यूज़ नेटवर्क की साइट मिल जाएगी। और आप देख रहे थे एसबी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान।